हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे डाइजेशन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ से विच इज टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2, breathing, breakdown of simple food in order to release in energy inside the cell, cellular respiration। अब देखिए रेस्पिरेशन जो है टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है, अब इसमें भी अपन जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि बताइए कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन, क्या आ गया? एक्सप्लेन रेस्पिरेशन, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? तो रेस्पिरेशन की अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है? तो रेस्पिरेशन में गैसेस जो होती है उनका एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन का तो क्या होता है, जो हमारी सेल्स जो होती है, ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन जाती है और वहाँ से CO2 एक्सचेंज होकर आ जाती है, यानी CO2 तो हमारे शरीर से बाहर और ऑक्सीजन अंदर। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से, और रिलीज ऑफ CO2, और CO2 को रिलीज करना, जिस इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना, श्वसन। और दूसरा काम क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। और दूसरा जो है वो होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें कि जो रेस्पिरेशन है वो किस में काम आता है? सिंपल फूड में बांट देना, यानी जो बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या कर देना? बैकग्राउंड उनका ब्रेक डाउन कर देना, जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके। और किसके अंदर होता है ये? इनसाइड द सेल। और इसको क्या कहते हैं हम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर का मतलब सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब है बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब देखिए सबसे पहले अपन ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है हमारा, वो उसका जो है ब्रेकडाउन कैसे, कितने पार्ट्स में होता है और किन किन पाथवेज में होता है वो पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारा C6H12O6 होता है, हम सबको ही पता है क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसलिए कार्बन शुगर है ये। अब इसका क्या होगा? इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में इसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, किस किस में बढ़ जाएगा? 6 कार्बन वो बढ़ जाएंगे 3 कार्बन्स में। और 3 कार्बन का जो बनता है कंपाउंड वो होता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। प्लस निकलती है एनर्जी, जो कि हमें मूवमेंट कराने में मदद करती है। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड है वो 3 पार्ट्स में बटेगा। तो पायरुविक एसिड एक बार तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जहाँ नहीं हो अनुपस्थिति में, एक बार एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऐसे कैसे हो गया, इसमें है लेक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान में रखना, एब्सेंस नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ये है, इसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 और ये अपने वाटर ये बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या? एब्सेंस, जो पायरुविक एसिड है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो, तो वहाँ तो अपने पास एथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी बनती है। फिर क्या है? जहाँ ऑक्सीजन की लेक का मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमारे पास हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, पायरुविक एसिड कितने भागों में टूटता है। ठीक है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो यीस्ट में होती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन वो हमारी मसल सेल्स में होती है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहाँ होती है? ये होती है यीस्ट में। किसमें होती है? इन यीस्ट। लेक ऑफ ऑक्सीजन वाला कार्यक्रम है वो हमारी मसल्स में होता है, ये लिख रखा है, ये मसल्स। और ये वाला जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें होता है। अब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है भैया? रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक, एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है? ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करने क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन किसमें?
एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से आंसर देना, बीच में लाइन खींचना, फिर पॉइंट वाइज लिखना है। तो क्या है एरोबिक में? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक नाम से पता पड़ रहा है एनारोबिक, इसमें तो एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? CO2 और H2O, और इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक, इतना समझ में आया? एल्कोहल हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल ही है, एल्कोहल ही है, और लेक ऑफ ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी ही भाई, कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये सब प्रोसेस होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फिर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2 और H2O, और क्या लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन गायब रहती है, होता साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। आया समझ में? एरोबिक एनारोबिक। अब आता है अपना मेन, आता है क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम भाई सिस्टम। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या है? सबसे पहले एयर जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करी, और किसके द्वारा? नेसल कैविटी, नाक के द्वारा। नाक से हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, एयर ही जाएगी ना। ऐसा तो है ही नहीं कि नाक बिल्कुल छान लेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, नाइट्रोजन को अलग, ऐसा तो नहीं। वो हमारी सेल्स डिसाइड करती है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, असलियत में तो एयर ही जाती है। तो जो एयर है वो जाएगी कहाँ? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो होता है ये यहाँ से ऊपर नाक से, नोस्ट्रिल से होकर नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी में जाती है। नेसल से मतलब समझ सकते हो नोज, ऐसे पता लगा से नेसल का मतलब ये है। नेसल कैविटी से कहाँ जाती है? नेसल कैविटी से जाती है हमारे पास फेरिंग्स में। कहाँ जाती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जाती है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है वो हमारा साउंड बॉक्स होता है। क्या ये तो यहाँ एपिग्लोटिस लगा होता है जो कि हमारे खाने को और हवा को अलग अलग करता है। ठीक है, एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन लगा होता है। और लेरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है। लेरिंग्स जो है कि पतली सी ये इस तरीके की यहाँ स्किन होती है, फिर इसके अंदर से हवा जब जाती है तो ये बजती है, ये इसी से अपन बोल पाते हैं। तो फेरिंग्स जो है, लेरिंग्स जो है साउंड बॉक्स का काम करता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया ये हो रही, ये रही लेरिंग्स के जस्ट नीचे होती है ट्रेकिया। ये जो है ये ट्रेकिया है, डायग्राम में देख सकते हो आप। क्या है ये? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जाती है, ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगी ये? ब्रोंकियाई। किसमें? ब्रोंकाई में। किस में जाएगी? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ही है ये सारी, ये जो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में बढ़ जाती है कौन? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है ये है श्वास नली इसे कहते हैं, ये ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। फिर ब्रोंकाई जो है वो वापस बढ़ती है ब्रोंक्यूल्स में। किस में बढ़ जाती है? ब्रोंक्यूल्स में। इसे ब्रोंकस कह रखा है, किसको? ब्रोंकियाई को। और फिर ब्रोंकियाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। ये देख लीजिए, ये ब्रोंकियाई गई, और ये छोटी 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 किस में बढ़ गई? ब्रोंक्यूल्स में बढ़ गई। और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में बढ़ जाती है? लास्ट जो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली ही इसकी जो यूनिट होती है, किसकी? लंग्स की सबसे छोटी यूनिट यही होती है, एल्वियोली। और ये इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, 100 टू कितने थी? हाँ ऐसा कुछ है, इसकी जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है ये। ठीक है, तो एल्वियोली में लास्ट जो पार्ट है, ये जो भाग है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। उसके बाद इसमें क्या है? ब्लड कैपिलरीज। क्या है इसमें? एल्वियोली में होती है ब्लड कैपिलरीज, और ये एक्सचेंज का काम करती है। आगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फिर जाती है फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। फेरिंग्स से अलग हो जाती है कौन? ये श्वास नली और ये जो अपनी एओसोफेगस है जो।
तो लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में टूटती है, ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो है लास्ट में एल्वियोली, एल्वियोली जो है ब्लड कैपिलरीज में। ओके, इन्हें अब देखो मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, किस तरीके से मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके हम सांस लेते हैं। तो इनहेलेशन, एक्सेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है सांस को अंदर लेना, एक्सेलेशन का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का मतलब है चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट है वो एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स का मतलब होता है फूलती है, बढ़ती है, एक्सपेंड का मतलब। तो जब हम सांस लेते, देखो सांस लेकर देखो हमारी जो लंग्स है, वो जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। रिब्स क्या है, वो लिफ्ट अप, रिब्स क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। लिफ्ट, रिब्स क्या होती है, ये जो ये पसलियाँ, ये हमारी रक्षा करती है, जो फेफड़ों के ऊपर हड्डियाँ होती है ना, इन्हें कहते हैं रिब्स। रिब्स जो है वो भी क्या होती है, लिफ्ट अप, ऊपर होती है, फैलेगी जब। फिर क्या होता है, डायफ्राम जो है बिकम फ्लैट इन शेप। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम ये है, ये जो ये दिख रहा है डायग्राम में, ये है डायफ्राम। अब ये क्या हो जाता है, ये शेप में कैसा हो जाता है, जब अपन सांस लेते हैं ये फ्लैट हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लैट, ये फ्लैट, फ्लैट इन शेप। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर इंटर्स द लंग्स, जिससे कि लंग्स का जो वॉल्यूम है, अब देखो छाती जब फूलती है, जब हमारे लंग्स मतलब हाँ, जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, एरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उतनी की उतनी एयर आ जा सकती है, तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करती है, रिब्स लिफ्ट अप होते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसका, और एयर इंटर कर जाती है। फिर इन एक्सेलेशन में क्या है, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका जस्ट उल्टा है, इसमें इनहेल है तो इसमें थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित होगी। ठीक है, रिब्स क्या होगी, मूव होगी, मूव कहाँ होगी, डाउनवर्ड्स, इसमें लिफ्ट अप, इसमें रिब्स ऊपर जाती, मतलब ऊपर जाती है, तो इसमें नीचे चली जाए। आप ये तो बिल्कुल ही कर सकते हो प्रैक्टिकल, सांस लो तो रिब्स ऊपर आ जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, और जब जैसे ही आप एक्सेल करोगे तो वो क्या हो जाएगी, रिब्स वापस डाउनवर्ड्स चली जाएगी। डायफ्राम जो है वो वापस से क्या आ जाता है, डोम शेप में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम दी लंग्स, और जैसे ही आप सांस को मतलब वॉल्यूम कम होगा लंग्स का, और सांस बाहर चली जाएगी, बस हवा बाहर चली जाएगी, एयर। तो ये तो था अपने मैकेनिज्म, इस तरीके से ब्रीथिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या है देख लीजिए आप, ये लंग है, लंग जब एक्सपेंड होती है, और लंग्स जब एक्सपेंड होती है तो इसमें ये बता रखा है इनहेलेशन और एक्सेलेशन का। तो इसमें क्या है, जो डायफ्राम है वो पुल डाउन, डायफ्राम जो है वो नीचे आ जाता है जब हम अंदर सांस लेते हैं, तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लूरल जो मेम्ब्रेन है, ये वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, लंग्स और जो अपनी रिब्स जो होती है उनके बीच में प्लूरल मेम्ब्रेन, एयर क्या होती है, अंदर जाती है, और इसमें क्या है, डायफ्राम क्या है, रिटर्न वापस डोम शेप में आ जाए, नॉर्मल शेप में आ जाता है, और एयर बाहर चली जाती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू। अब एल्वियोली ब्लड और टिश्यू के अंदर किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो एयर क्या है, रिच इन O2, यानी O2 से मतलब अपने तो ऑक्सीजन से काम है, तो ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, और फिर क्या होती है, बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिलकर, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक हीमोग्लोबिन किसके, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 मॉलिक्यूल होते हैं, वो जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं O2 के, यानी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर ऐड हो, मतलब अटैच होते हैं, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है ये। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एल्वियोलस थ्रू ब्लड वेसल्स टिश्यू, और वहाँ जाकर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, थ्रू ब्लड वेसल्स के टिश्यू के अंदर एल्वियोली के माध्यम से वो ऑक्सीजन चली जाती है। एल्वियोली क्या करते हैं, एल्वियोली, ये एल्वियोली मान लो इस तरीके से,
ये अपनी ब्लड टिश्यू वगैरह है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इसमें टिश्यू, इसमें क्या कर देगा एल्वेली, तो इसमें ऑक्सीजन दे देगा और CO2 को इसको दे देगा, ऐसे एक्सचेंज होता है। CO2 रिलीज इन ब्लड, ब्लड में रिलीज हो जाती है CO2, ठीक है। डिजोल्व इन ब्लड, ब्लड में डिजोल्व भी हो जाती है। फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा ये कहाँ तक चली जाती है, एल्वियुलर सेक तक, और एल्वियुलर सेक में ये सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रल्स, और हमारे शरीर से बाहर कर दी जाती है, किसके द्वारा, नोस्ट्रल्स के द्वारा, यानी नोस्ट्रल के इस द्वारा अंदर आएगी O2 और उसी से CO2 बाहर चली जाती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में दोनों में ही रेस्पिरेशन की क्रियाविधि अलग अलग होती है। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो पानी में रहते हैं उसमें, उनमें जो होता है लंग्स नहीं होते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, मछलियों में लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, गलफड़ है। और हम में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनमें मनुष्य है, एनिमल्स है, इसमें लंग्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, पानी में घुली ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कौन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, किसमें, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन से सिंपल होता है। गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू, अब देखो सबसे पहले प्लांट के अंदर गैसेस कहाँ जाती है, तो स्टोमेटा के अंदर, जो लीव्स के अंदर, लीव्स ये मान लो कि एक पत्ती है, लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो है इनके द्वारा एक्सचेंज, मतलब ये क्या करती है, CO2 को ट्रैप करती है ना,